नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन कहीं जुमला तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन भोगी कटाक्ष करते हुए कहा है कि PM मोदी जी ने गरीब संसद का धारणा वेतन 1 लाख रुपए और पेंशन 25,000 रुपए कर दिया, लेकिन EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर कुछ भी नहीं कर पाई है। NSC कमांडर अशोक रावत पिछले 8 साल से आंदोलन कर रही हैं और यहाँ पर 7,500 रुपए की मांग हो रही है, लेकिन आखिरकार ये मांग मंजूर क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। DA एरियर्स को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। 18 महीने के बकाया DA एरियर पर बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल, सरकार का बड़ा फैसला। तो 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट आया है। वित्त मंत्री ने दी है अहम जानकारी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर आखिरकार क्या इंपोर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आ चुकी है, इसके बारे में। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आई है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन कहीं जुमला तो नहीं। 2014 का 3,000 प्लस DA, जिनकी वैल्यू 7,500 प्लस DA हो गई है। NSC कमांडर अशोक राउत 8 साल से लगातार आंदोलन कर रही हैं। यहाँ पर दोस्तों EPS 95 को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। पेंशनर्स कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर लगातार सवाल दाग रही है। एक पेंशन भोगी महंगा सिंह ने कहा है कि क्या मोदी जी EPS 95 पेंशन भोगियों को 15/1/2014 को उनकी पेंशन 3,000 प्लस DA करने का वादा किया था, लेकिन आज तक इसका लाभ नहीं मिला है। 2014 का 3,000 प्लस DA, जिनकी वैल्यू 7,000 प्लस DA हो गई है। NSC अध्यक्ष अशोक राउत जी 8 सालों से इंतजार कर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। बुल्ढाना महाराष्ट्र में 24 घंटे क्रमिक आंदोलन चल रहा है। मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NSC को 31/7/2024 को आंदोलन न करने के लिए मना लिया था। महीना निकल गया, 10/12/2024 का आंदोलन भी मांडविया के आश्वासन के कारण रद्द हो गया, लेकिन 3 महीने फिर निकल गई हैं और सांसदों की सैलरी पेंशन पर फैसले होते रहे हैं। पेंशन भोगियों के लिए वादे जुमले हो गई हैं। NSC 24/3/2025 से फिर आंदोलन के लिए मजबूर है। 2005 से एक EPS पेंशन भोगी की पेंशन 796 रुपए है, जिनमें नहीं DA हैं, यानी ये पेंशन कभी बढ़ती नहीं है। मोदी जी के गरीब संसद का धारणा वेतन 1 लाख रुपए और पेंशन 25,000 रुपए। EPS 95 वाला तो अपनी बीवी के 526, 685, 796 और 938 रुपए में महीना भर गुजारा कर रहा है। आखिरकार ये कैसे संभव है, इसको लेकर यहाँ पर जो है मोदी पर बड़ा कटाक्ष किया गया। वहीं EPS पेंशन धारकों को मिले न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की मांग की। पेंशनर्स को केवल 1,100 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिनकी उन्हें स्थिति बेहद खराब लग रही है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन बढ़ाने के साथ महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग को लेकर लंबे समय से डगमग मांग को जल्द पूरा करने से संघर्ष समिति के स्तर से शुरू की एक मुहिम है। EPS 95 पेंशनर्स जो न्यूनतम पेंशन की मांग कर रही हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन 7,500 रुपए के साथ महंगाई भत्ता लाभ देने की मांग को दबाव को तेज कर दिया है। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार सिर्फ कोरे आश्वासन दिए गए तो बड़े स्तर पर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव यश रावत ने कहा है कि इस बार देश भर के कर्मचारी एकजुट है। रिटायरमेंट के बाद मात्र 1,100 रुपए की पेंशन मिलने से पेंशनर्स आहत है। नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक स्थिति बनी
बनी हुई है। इस पेंशन से दवाई का तक इंतजाम नहीं हो रहा है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आमदनी सबसे पहले अधिक वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है, उसी समय उन्हें बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है। कहा कि सरकार इस नाम मात्र की पेंशन से पेंशनर्स को निजात नहीं दिला पा रही है। कहीं कि सरकार जल्द से जल्द पेंशनर्स को पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ दें। न्यूनतम पेंशन के साथ पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भी लाभ सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए। इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किस तरह के बजट की कोई भी कमी नहीं है। सरकार के पास ईपीएस की 8 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपए न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाए तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसका सीधा असर 70 लाख पेंशनर्स के साथ 7 करोड़ ईपीएस सदस्यों पर पड़ेगा। कहा कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को सुनिश्चित नहीं मिलता तब तक आंदोलन तय बताया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय आंदोलन समिति लगातार पेंशन को लेकर दबाव बना रही है और उन्होंने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ एक बार बड़ा आंदोलन छेड़ने की मुहिम चला दी है। अगर इस बार भी कोरे आश्वासन मिले तो ये देश में एक और बड़ा आंदोलन को जन्म दे सकता है। ये दोस्तों हम सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज से निकलकर आई है। डीए एरियर्स को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकलकर आ चुका है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार का फैसला। तो केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आखिरकार कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आया है, इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करना ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों के बीच 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते की उम्मीदें जागा दी है। इस वीडियो में इस मुद्दे पर नवीनतम अपडेट, सरकार का रुख और भविष्य की संभावनाओं पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय संसाधनों पर पड़े दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक दिया था। यह निर्णय जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने की अवधि को प्रभावित करता है। उस समय यह कदम महामारी के कारण उन्नत आर्थिक संकट से निपटने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक था। हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में दोनों सदनों को स्पष्ट किया है कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करने का कोई भी इरादा नहीं रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह निर्णय सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया था। सरकार ने डीए एरियर न देने के पीछे वजहों को भी स्पष्ट कर दिया है। मंत्री ने बताया है कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाई गई कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया था। इस प्रकार 18 महीने के दौरान रोके गए डीए एरियर की राशि अब तक जारी नहीं की जाएगी। ये जवाब समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर दिया गया था और जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। ये कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। नए वेतन आयोग के गठन से उम्मीदें बढ़ गई है कि भविष्य में वेतन और भत्तों में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 में लागू हुई थी। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। 8वें वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू करने से यह सुनिश्चित होगा कि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नई सिफारिशें प्राप्त हो जाएगी, उनकी समीक्षा की जा सकेगी और इससे नए वेतन आयोग के ढांचे में क्रियान्वयन के अंदर देरी नहीं होगी। हालांकि सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर को जारी न करने का फैसला किया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन ने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगाती है। कई कर्मचारी संगठन आशा कर रही हैं कि नए वेतन आयोग न केवल वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी संशोधन का सुझाव देगा। इसके अलावा वर्तमान डीए दर में और वृद्धि करने की भी संभावना कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। तो ये इंपोर्टेंट और बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।